प्रायोरिटी सेक्टर के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल बहुत सारी पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो गए थे, फैक्ट भी पता लग गए थे, लेकिन कभी भी कुछ डाउट रह सकते हैं। तो लेक्चर बार बार सुनेंगे, समझेंगे तो डाउट्स आपके दूर हो सकते हैं। इसमें 13.5 का कल मैंने एग्रीकल्चर का एक पॉइंट बताया था, उसको जरा समझ लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर है ऑल डोमेस्टिक बैंक अदर देन यूसीबी। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा लिबरलाइज किया हुआ है, और फॉरेन बैंक जो 20 से मोर देन ब्रांचेस हैं are directed to ensure that overall lending to non-corporate farmer does not fall below the system-wide average of the last 3 years। जो लास्ट 3 ईयर में जो भी सिस्टम में एवरेज चला था उससे कम नहीं आना है, ठीक है। और ये सेपरेटली नोटिफाइड होगा। तो अभी की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर जो भी एंडिंग में आ रहा है, उसके लिए है 12.14%, ठीक है। All efforts should be made by the bank to reach the level of 13.5। अभी टारगेट ये है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो अर्स्टवाइल टारगेट था डायरेक्ट लैंडिंग का, वहां तक आने को कह रहे हैं। ये मींस ट्राई करना है आपको 13.5 का, लेकिन इतना मिनिमम करना है। 13.5 के लिए मैंने बताया था, पहले क्या था, 4.5% आप इनडायरेक्ट लैंडिंग कर सकते थे, इनडायरेक्ट लैंडिंग कर सकते थे। तो अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से। और वो जो पहले क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन इस तरह से आता था, 25% ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे इस तरह से लिखा आता था एग्रीकल्चर टारगेट। तो कल मैं ही समझा रहा था ये 25% कैसे होता है। देखो 18% के आप 4 स्लॉट बना लो। अगर आप 4 स्लॉट बनाते हैं तो एवरी स्लॉट जो होगा 4.5% का होगा, और 4 स्लॉट यानी 4 स्लॉट क्या होगा, 25%। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे लिखा आता था कि जो इनडायरेक्ट लैंडिंग का टारगेट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा आता था। तो आप लोग स्टडी करके जाते थे 13.5 या 4.5। तो 25% का मतलब है आउट ऑफ द 18%, उसका 25% से ज्यादा इनडायरेक्ट लैंडिंग पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हटा के अब कॉर्पोरेट फार्मर एंड नॉन कॉर्पोरेट फार्मर का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इसमें पॉइंट हम बताते कि जब भी हम नेट बैंक क्रेडिट को कैलकुलेट करते हैं, if banks subtract prudential write-off at corporate office level, it must be ensured that the credit to the priority sector and all other subsectors, so write-off should also be subtracted। इसका मतलब ये है कि देखिए, सपोज कीजिए कि आपकी पूरी बैलेंस शीट 10,000 करोड़ की है। अब 10,000 करोड़ में अगर आपने कुछ राइट ऑफ कर दिए ऊपर सेंट्रल लेवल पे, सपोज कीजिए 1,000 करोड़ के आपने राइट ऑफ कर दिए, तो वो ये कह रहे हैं कि उसको क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि राइट ऑफ वाले जो आपका बिजनेस राइट ऑफ हो चुका है उसके अगेंस्ट आपको कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं करनी। इसका मतलब 9,000 का आपको सारी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, वेटेज दे दिया। वेटेज से मतलब क्या है कि आपको जो आप जिस भी एरिया में हैं उस एरिया में पास्ट रिकॉर्ड क्या रहे उनके अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट हैं वो करने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने सीखा भी होगा, हो सकता है। चलिए, एडजस्टमेंट फॉर वेट इन पीएसएल अचीवमेंट। ये लास्ट ईयर तक, लास्ट प्रायोरिटी सेक्टर के जो सर्कुलर था उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इसमें 3 क्राइटेरिया रखे हुए हैं। 3 क्राइटेरिया का मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके बहुत सारे एरियाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बहुत सारे एरिया आपका एवरेज काम कर रहे हैं, और ऐसे भी एरिया हो सकते हैं जहां बिल्कुल ही खराब काम हो रहा है। तो आप देखिएगा, जहां पे खराब काम हुआ है अगर आप वहां अच्छा काम करते हैं
तो आप जितना भी टारगेट पूरा करेंगे उससे ज्यादा कैरी ऑन माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, एक तो हायर, और ये कब से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर से है। ये नेक्स्ट ईयर से, उसका रीजन समझिए क्यों है नेक्स्ट ईयर से। देखिए आपके जो सर्कुलर था वो 4 सितंबर 20 में आया। कई बैंक ये कह सकते हैं हमें पहले से नहीं बताया, तो इसलिए कब से है, जो अभी 1 अप्रैल होगा तब से स्टार्ट होगा। और हायर वेट दिया जाएगा 125%। 125% का मतलब समझ लिए, अगर आपने 400 करोड़ के पीएस एडवांसेस किए तो आपको माना जाएगा 500 के किए, यानी 25% का एडिशनल आपको वेटेज दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपने जहां पर काफी वो खराब स्थिति चल रही है वहां पर क्या होगा, तो वहां पर देखिए आपका जो वेटेज है वो 90% ले लिया जाएगा। और अगर आप नॉर्मल प्लेस पे कर रहे हैं तो वहां पे जितना आप करेंगे उतना ही रहेगा। तो इस पॉइंट को पूरा वो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो जहां पर कंपैरेटिवली हायर है, टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटी। अब रीजनल डिस्पैरिटी में क्या, अब आपको कोई कहीं का आपको एजीएम बना दिया गया, वहां पर फाइनेंसिंग होती ही नहीं है, प्रायोरिटी सेक्टर है ही नहीं, तो आप कहोगे नहीं हो पाएगा ना। तो वहां के लिए क्या है, इनफ्लो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट टू ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रैंक डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दे दी गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में करने में आपको क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो। अब पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो से मतलब क्या है, टू प्रायोरिटी सेक्टर। पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो से मतलब यह है, अगर उस एरिया में पूरा 50,000 करोड़ का क्रेडिट है और वहां पे 5,000 लोग रहते हैं या 50,000 लोग रहते हैं, तो पर कैपिटा कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ अपॉन, अब क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर कितना है, तो वो दोनों चीजों का रेशियो देखा गया है कि आउट ऑफ दीज 1 करोड़ में कितना प्रायोरिटी सेक्टर को दिया गया है। तो ये रेशियो निकालने के बाद उसमें एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क दिया गया है। किसको दिया गया इंसेंटिव फ्रेमवर्क, फॉर डिस्ट्रिक्ट विद कंपैरेटिवली लोअर फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो मैंने बताया कि जो लोअर वाले जो एरिया हैं, वो जो पुराने रेशियोज में जो कम है, उनको तो अगर वो टारगेट पूरा करेंगे जितना भी करेंगे, तो उनका टारगेट 25%, टारगेट नहीं, उनका अचीवमेंट ऑटोमेटिकली 25% इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, would be assigned to the incremental priority sector credit in the identified district where the credit flow is comparatively lower, per capita priority sector less than कितना है 6,000, and a lower weight कितना है 90% would be assigned for incremental priority sector credit in the identified district where the credit flow in the comparative higher। तो जहां पर हायर है वहां पर कम करेंगे। तो ये जो 90% वाला, यहाँ एंड से सेंटेंस टूट गया, हाँ एंड से नया सेंटेंस आ गया है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं इससे आपको कोई डाउट ना रहे। यहां से एंड lower 90% would be assigned to incremental priority sector identified district where the credit flow is comparatively higher। तो जहां पे 25,000 से ग्रेटर है वहां पर आप करेंगे काम तो 90% माना जाएगा। जहां पर 6,000 से लेस है वहां करेंगे तो 125 माना जाएगा। तो इसको हम जो है उसमें भी देखते हैं एक बार, जरा एक बार पीपीटी में समझा देता हूं। इसमें 3 क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं। एक क्राइटेरिया है कि लेस देन 6,000, एक क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 6,000। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 25,000। तो जहां पे पर कैपिटा की 25,000 है वहां पर क्या है, आपको 90% मिलेगा। जहां पे लेस देन 6,000 है वहां पे 120% मिलेगा, 120%। और रेस्ट ऑफ द एरिया में कितना मिलेगा, 100%। अब इसको कैसे समझिए, देखिए अगर आपने यहाँ पे 400 करोड़ अचीव कर लिया तो ये ट्रीट किया जाएगा 500 करोड़। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आपने 400 करोड़ किया इस इलाके में तो ये माना जाएगा कितना, 360। और थर्ड कैटेगरी वाले में किया तो वहां पर आपका
जो 6 to 25 वाला है, 6 to 25 वाला, तो जहां पर मोर देन 25 है यानी ये गुड एरिया है, ये क्या है, बैड एरिया है, और ये क्या है, एवरेज एरिया। अभी मैं आप लोगों का माइक से बात सुनूंगा, अगर किसी को डाउट होगा इसमें, तो यहाँ 400 लेंगे। तो ये क्या वेटेज है, और वेटेज है बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट में क्या दिखा उन्होंने, पर कैपिटा क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर रेशियो। 3 कैटेगरी, ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अगर ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। अभी मैं फिर अब सर्कुलर पे आता हूं। आप लोग बोलिए इस पे कोई चीज पॉइंट पूछना है तो। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी हैं। वन कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में रेड से कवर कर रहा हूं। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है, अदर देन दोज डिस्ट्रिक्ट। और क्या, दिस लिस्ट विल बी वैलिड, और ये जो लिस्ट पब्लिश करी गई है अभी 23-24 तक, यानी कि एक ईयर एंडिंग 2022 है, ईयर एंडिंग 2023, ईयर एंडिंग 2024, ये 3 ईयर तक ये वैलिड रहेगी। उसके बाद फिर ये रिवाइज हो सकती है, वो देखा जाएगा कहाँ पर इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट या खराब इम्पैक्ट पड़ा। कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ से इस पोजीशन में पहुंच सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से इधर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। और ये जो रेंज है देखना, यहाँ है पर कैपिटा लेस देन 600 है, यहाँ है ग्रेटर देन 25,000, और यहाँ है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे जो एग्रीकल्चर पर पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। फार्म क्रेडिट की बात कही थी। फार्म क्रेडिट जो है इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए क्या उसके रूल्स हैं, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो फार्म क्रेडिट में बोला गया, लोन टू इंडिविजुअल फार्मर इंक्लूडिंग एसएचजी एंड जेएलजी। जेएलजी का मतलब होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जेएलजी का मतलब क्या होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में ऐसा होता है कि जो फार्मर या जो भी लोग हैं वो एक ही तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और जब उनको लोन दिया था तो एक बंदे को अगर लोन दिया था तो सारे बंदे उसकी दूसरे की काउंटर गारंटी करते हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कुछ ये एसएचजी जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कोई ऑटो ड्राइवर है, तो टैक्सी स्टैंड है, उसमें ऑटो ड्राइवर है 15, तो जब एक को लोन दिया जाएगा तो बाकी 14 लोग उनकी गारंटी करेंगे। इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और एसएचजी को, दोनों को ये जो फार्म सेक्टर की कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जेएलजी के बाद ग्रुप टू इंडिविजुअल फार्मर प्रोवाइडेड बैंक्स मेंटेन disaggregated data of such loans and proprietorship firm of farmer डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, डेयरी। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने बोली हैं, ये सारी हैं फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर को कैटेगरी करने के लिए। ठीक है, और क्या पॉइंट है इसमें, क्रॉप लोन इंक्लूडिंग। तो क्रॉप लोन तो वैसे भी आपको पता है कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर में आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इंक्लूडिंग लोन फॉर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और एलाइड एक्टिविटी, इसको भी लिया गया है। दिस विल इंक्लूड बोला हुआ है। मीडियम लॉन्ग टर्म लोन कोई भी आप एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के लिए देते हैं, वो भी इसमें शामिल है। लोन टू प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, उसमें क्या है, स्प्रेइंग है, हार्वेस्टिंग है। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई कुछ फसल अगर शुरू करते हैं तो उससे पहले भी बहुत काम करना, जैसे लैंड लेवलिंग करनी है या लैंड में कोई ट्रीटमेंट, इंसेक्ट का ट्रीटमेंट करना है पहले, तो वो भी इसमें शामिल है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी जब आपका क्रॉप हो जाता है तो उसके बाद का भी कोई भी एक्सरसाइज है तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये पॉइंट जो फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट समझ लीजिएगा, लोन टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर। लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर, डिस्ट्रेस फार्मर से क्या हुआ, और कौन सा डिस्ट्रेस फार्मर,
टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से मतलब क्या है, जैसे पहले आपने सुना होगा कि साहूकार लोग होते थे। तो साहूकार लोग क्या करते थे, साहूकार लोग जो लोन देते थे वो लोन कुछ इस तरह का वो करते थे कि इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था कि जो बोरोवर होता था वो उससे फिर निकल ही नहीं पाता था उस लोन से बाहर। ठीक है, और कोई भी आपने लोन दिया, केसीसी वाला लोन दिया हुआ वो भी फिर इसी में आएगा, केसीसी का लोन दिया हुआ। स्मॉल एंड मार्जिनल, अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग आंसर करना कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो लैंड का क्राइटेरिया क्या है। ये आपके जेआईबी में, आपके प्रमोशनल एग्जाम में बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। लैंड कितने एकड़ होनी चाहिए स्मॉल के लिए, पहले बताइए। चलिए आप लोग आंसर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल हम पढ़ रहे थे ना कि 8% आपको करना है, जो 8% है वो 10% तक जाएगा। अब देखो जो भी आपने आंसर दिया हुआ है, इन्होंने दिया 1 एकड़ फॉर स्मॉल फार्मर, जिन्होंने सिर्फ एकड़ लिखा हुआ है। हाँ स्मॉल बोलिए के लिए, बोलिए। मार्जिनल के लिए 1 हेक्टेयर है और स्मॉल के लिए 2 हेक्टेयर है सर। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सर देखिए। मार्जिनल के लिए 2.5 एकड़ सर, एंड स्मॉल के लिए 5 एकड़, अप टू 5 एकड़। ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बात हुई ना दो। हाँ वो एक ही बात है, कोई बात नहीं। अप टू 2.5 एकड़ तक है मार्जिनल के लिए, और 2.5 to 5 एकड़ है किसके लिए, स्मॉल के लिए। तो देखिए सर्कुलर में हर बार स्मॉल पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर देखिए रिवर्स है। मार्जिनल जो है वो कम लैंड वाला फार्मर है, और इसको हम 1 हेक्टेयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 1 हेक्टेयर, और इसको बोलते हैं 2 हेक्टेयर। अब इसमें सुनिएगा कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एग्जैक्टली लैंड होता कितना है, कोई बता सकता है? 1000 स्क्वायर सर 2.47 एकड़। बिल्कुल सही बताया आपने, एक 2.471 एकड़ होता है। तो इसको 2.471 एकड़ को हम लोग क्या ट्रीट कर लेते हैं, 2.5। ठीक है, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट था कल हमने लर्न किया था, कितना है टारगेट बताइए ना। सर 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 होता है क्या? हाँ टारगेट सर 10%। 8%। नहीं, अभी इस बार 8 है, फिर वो 8 से 10 होगा, तक जाना है। 9 से 9.5 होगा, फिर 10 होगा, और ये 9.5 जो और 10 एक्सरसाइज है वो होगा। नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी, 22 से। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मतलब क्या होता है, जो भी आप एग्रीकल्चर का फसल वगैरह जो भी होता है उसको क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं। आप अभी नहीं सेल करना चाह रहे, जैसे अभी फार्मर्स बिल्स का पोजीशन चल रहा है काफी, तो वो क्या है कि वो चाहते हैं कि उनका अच्छा प्राइस मिले। तो उसमें क्या है, कोई भी ऐसा लोन जिसमें लिमिट कितनी हो, 50 लाख तक हो, और वो लोन केवल 12 मंथ से कम के लिए लिया गया हो, ऐसे लोन्स को भी आप प्रायोरिटी सेक्टर में लेंगे। लोन टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। अब देखो सोलर एग्रीकल्चर वाला पहले नहीं था, तो अगर कोई फार्मर सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए आपसे लोन लेता है तो वो भी सीधे सीधे प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट है आपका लोन टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट ऑन बैरन एंड फैलो लैंड। इसका मतलब क्या है, ऐसी जमीन जिसमें आप अच्छी पैदावारी नहीं होती है, बंजर भूमि बोलते हैं, एंड इन स्टिल्ट फैशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय द फार्मर। तो इस कंडीशन पे भी अगर कोई वो लेता है, सोलर पावर प्लांट वहां लगाता है, तो उसको मतलब खराब लैंड पे लगाता है, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। मतलब उस बैंक को जो भी टारगेट हैं वो ये माने जाएंगे, हाँ इसने ये टारगेट पूरे करे हैं। ठीक है, अब आता है फार्म क्रेडिट कॉर्पोरेट फार्मर। अभी तक हम कौन सी किसकी बात कर रहे थे, नॉन कॉर्पोरेट की बात करते। तो इसमें क्या है, जो कॉर्पोरेट फार्मर है, कॉर्पोरेट फार्मर में 3-4 वर्ड आप सुन लेगा। एक तो है सीएफ बोलते हैं उसे, दूसरा बोलते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कंपनीज। तो
FPO और FP कंपनीज of individual farmer, partnership firm and cooperatives of farmer engaged in agriculture and allied activity। तो उनको उन्होंने क्या बोला हुआ, फार्म क्रेडिट कॉर्पोरेट फार्मर बोला, यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को भी जो लोन मिलता है वो कॉर्पोरेट फार्मर की तरह माना जाएगा। लोन फॉर द एक्टिविटी विल सब्जेक्ट टू एग्रीगेट कितना 2 करोड़ पर बोरोवर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ पर बोरोवर तक के लिए जो लोन है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर को वो कंसीडर किया जाएगा। किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है 10 और 8 का। तो जो 8 तो इनको करना है जो नॉन कॉर्पोरेट है, और 10 आप कहां से कर सकते हैं, इन सबको मिला के भी आप वो पूरा अपना जो अचीवमेंट है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप लोन टू फार्मर विच इंक्लूड ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। ये किनके बारे में बात हो रही है? कॉर्पोरेट फार्मर के बारे में बात हो रही है। तो जैसे नॉन कॉर्पोरेट फार्मर के बारे में बात हुई थी, ऐसे ही लोन्स जो है जो कॉर्पोरेट फार्मर को दिए गए हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पर, वो भी आपके क्या होंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में होंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया 10+8 वाला आप ध्यान रखिएगा। लोन अप टू 50 लाख अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन, वही बिल्कुल पॉइंट आया, ये भी आप दे सकते हैं नॉन कॉर्पोरेट को, वो भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एफपीओ वाला जो पॉइंट आया है वो एफपीओ वाला पॉइंट है, यहाँ पर अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया है, और अमाउंट कितना कर दिया, वहां 2 करोड़ था, यहाँ ये अमाउंट जो है कितना कर दिया गया है, ये 5 करोड़ कर दिया गया। देखिए वहां पे कितना था 2 करोड़, यहाँ पे कितना कर दिया गया है 5 करोड़। तो क्या बोला, लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोविंग एंटिटी, एफपीओ, एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद द एश्योर्ड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि हम आपके प्रोडक्ट का बिल्कुल मार्केटिंग करेंगे, आपके खेत में जो भी होगा उसको हम ही परचेज करेंगे या हम सेल करवाएंगे कैसे ना कैसे, तो वहां उस कैटेगरी में उसको 5 करोड़ तक का वो दिया हुआ है कि 5 करोड़ तक के ऐसे लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जो ये जो कॉमर्स कोऑपरेटिव बैंक है और उनको बिल्कुल मना किया गया है। अच्छा, अब ये आया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई लोन दे रहे हैं तो उसमें देखिए बहुत लिमिट बता दी है, कितनी है 100 करोड़ तक के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई लोन ले रहा है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मान लिया कोई कैनाल बना रहा है बहुत लंबी, पानी लाने के लिए बहुत दूर से वो ला रहा है, या किसी ने बहुत बड़े बड़े जो है पावर हाउस टाइप के बना दिए जिसका पर्पज एग्रीकल्चर उसमें हो, तो 100 करोड़ तक के जो लोन्स होंगे एग्रीकल्चर वाले में, वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वो जो लोन होंगे उनको भी आप प्रायोरिटी सेक्टर में लेंगे, ठीक है। एंसिलरी सर्विस का मतलब अदर सर्विसेज की बात करिए इसमें, तो अदर सर्विस में क्या है देखिए, लोन अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो फिगर वाली जितनी है क्वेश्चंस, ये फिगर वाले जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, पॉइंट टू पॉइंट जरा सा मिस्टेक हो जाती है वहां पे, तो सुनिएगा। लोन अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू ऑफ फार्मर फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबरों का प्रोड्यूस, जैसे अभी ये ऊपर एक पॉइंट आया था ना जिसमें वो था कि वो एक टाई अप रखेगा कि उनका सेल करेगा, तो अगर उनकी प्रोड्यूस माने उनकी जो फसल हो रही है, अपने मेंबरों की फसल को क्या करने का, परचेज करने का वो करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए 5 करोड़ है, ठीक है। लोन अप टू 50 करोड़ फॉर स्टार्टअप, ये नया पॉइंट आया है, स्टार्टअप वाला पॉइंट नया आया है, 2015 में पॉइंट नहीं था। एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप को भी अभी हम इसको इन सारे पॉइंटों को रिवाइज करेंगे इसमें, जिससे कि आपको थोड़ा याद भी हो जाए। और लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग कितना है 100 करोड़ रुपए। तो अब इन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जो एग्रीकल्चर के हमारे पॉइंट है उसमें बात करेंगे हम। ये आपका एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में है, यहाँ मैं थोड़ा आपको लोगों का माइक खोलूंगा, जरा एग्रीकल्चर में बताइए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ प्रोड्यूस के अगेंस्ट में आपने अगर लोन लेना है, प्रोड्यूस
आपको बताना है कितने तक का लोन होगा। ऐसे ही इंफ्रा के लिए बताना है, ऐसे ही सोलर के लिए बताना है आपने, ठीक है। ऐसे ही कोऑपरेटिव के लिए बताना है जो परचेज भी कर रही है। आप लोग आंसर दीजिए। और ऐसे ही आपको जो आपके फार्मर कंपनी है, एफपीओ और एफपीसी जो कंपनी है, ये अगर परचेज कर रही हैं तो कितने का, आंसर दीजिए आप लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर 100 करोड़, सोलर प्रोड्यूस प्रोड्यूस का 5 करोड़। हाँ, सोलर के लिए भी 5। कोऑपरेटिव सोसाइटी 5 crores। हाँ, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़। बिल्कुल ठीक है, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़। सोलर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़। हाँ, ये हो गया 100 करोड़ हो गया। जी। और बोलिए। कॉर्पोरेट फार्मर के लिए 5 करोड़, नॉन कॉर्पोरेट के लिए 2 करोड़। हाँ, सोलर के लिए 50 लाख। सोलर के लिए 50 सोलर के लिए 50 लाख। लाख है। और प्रोड्यूस के लिए सुनिएगा, प्रोड्यूस के लिए था 50 लाख, 50 लाख पर इसमें कंडीशन थी कि 12 मंथ के अंदर रिपे करना है उसको, है हाँ ठीक है। हाँ सर, यही पॉइंट निकल के आ रहे थे हमारे उसमें, जी तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं सर्कुलर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये देखिए, लोन अप टू 5 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां वो प्रोड्यूस मेंबर का लेंगे 5 करोड़ है, और स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ है। और फूड एग्रो प्रोसेसिंग का छूट गया था ना हमसे, वहां पे फूड एग्रो प्रोसेसिंग का नहीं लिखा था हमने इसमें। फूड एग्रो प्रोसेसिंग, ये जो आपके 100 करोड़ जैम जेली बनाते हैं ना ये लोग, हाँ जैसे किसान केचप वगैरह है, तो फूड एग्रो उसमें है, तो उसमें 100 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो वो भी किस में आएगा, आपके प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। ठीक। अच्छा, ये तो आपको पहले से पता है कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है कहां पर, आरआईडीएफ में, जो नाबार्ड का होता है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड का, अगर आप एग्रीकल्चर का शॉर्टफॉल करते हैं, नहीं टारगेट पूरा करते हैं, तो आपको डिपॉजिट कहाँ करना पड़ता है, आरआईडीएफ में। तो आप जितना पैसा वहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे वो आपके प्रायोरिटी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, चलो अब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात थी वो हम लोगों ने डिस्कस तो कर दिया था, लेकिन फिर भी हमारे सामने आ गया तो उसमें जरूर हम बात करेंगे। क्या पॉइंट बनाया था उसमें, पहला वाला वही है कि फार्मर विद लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, इसको क्या बोला हुआ है, 1 हेक्टेयर वाले को मार्जिनल बोला हुआ है, और मोर देन 1 से 2 वाले को स्मॉल बोला हुआ है। ठीक, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, टीनेंट फार्मर, ओरल लेजी, ये क्या होता है देखो कि एक तो वहां पर क्या होते हैं, कुछ लेबर काम करते हैं, दूसरा कुछ लोग किराए की किसी की और की खेती में काम करते हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं बटाई पे लेना कहते हैं। ठीक है, शेयर क्रॉपिंग करना, मैं मींस कि जो होगा हम आधा आधा बांट लेंगे, इस तरह से कुछ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे लोन टू एसएचजी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये सब लोग भी इसी ग्रुप में आएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए दिया हुआ है लास्ट में, इसमें इस पॉइंट में दिया हुआ है लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल्स solely engaged in allied activity without any accompanying land। तो अगर कोई भी बंदा जो बिना किसी के साथ किसी के लैंड होल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक एलाइड एक्टिविटी में 2 लाख तक है इंक्लूड, तो वो भी हमारे इसी क्राइटेरिया, यानी ये क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड बना दिया। ये वाला क्राइटेरिया और ये वाला क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया को भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में लिया हुआ है, और यहाँ पर प्योरली मार्जिनल में ये लिया हुआ है, प्योरली स्मॉल में ये लिया हुआ। तो ये जो जितनी कैटेगरी दिख रही है, ये सारी कैटेगरी हमारी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाले जो टारगेट हैं हमारे 8%, उसको पूरा करने के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है,
इस पॉइंट को और देख लीजिएगा। एक अलग जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए क्या बोलता है, a farmer directly engaged in agricultural activity where the land holding share of small margin are not less than 75% subject to the loan limit prescribed in the अर्बन कोऑपरेटिव को तो आप हर बार हटा दीजिए, इसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके 75%, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में सपोज कीजिए 300 फार्मर है, उसमें से अगर 75% लोग एसएमएफ पर हैं तो उस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोन को आप कहां ले लेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल वाला ले लेंगे। तो उसमें क्या बोला है कि लैंड वेयर द लैंड होल्डिंग शेयर ऑफ एसएमएफ इज नॉट लेस देन 75%। समझ में आई बात कि 75% लोगों के जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होगी अगर, तो पूरी सोसाइटी को जितना कोऑपरेटिव को जितना लोन दिया वो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैंडिंग बाय द बैंक टू एनबीएफसी और एमएफआई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी का आपको पता है। तो ये जो जितने भी बैंक ने ऐसे रजिस्टर्ड उनको किया हुआ है, other MFI society trust which are member of RBI recognized SRO sector on lending to the individual also member of it will be eligible to categorization of priority sector under respective categories agriculture। तो जो NBFC या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर के एरिया में काम कर रही हैं तो उनका टारगेट भी एग्रीकल्चर के उसमें कवर होगा, ठीक है। ये लिखा ना, under respective categories of agriculture subject to the conditions something। और इसमें क्या है, बैंक credit to registered NBFCs towards on lending term lending component under agriculture will be allowed up to 10 lakh per borrower। अब सपोज ये कोई NBFC है, इसने एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दिया, किसी को 15 लाख दिया, किसी को 8 लाख दिया, किसी को 2 लाख दिया, किसी को 10 लाख। तो उसने बोला कि इसके लोन वही कंसीडर होंगे जो अप टू 10 लाख तक, यानी ये 3 बोरोवर के लोन तो प्राइवेट सेक्टर में कवर होंगे और इसका कवर नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा एमएसएमई। एमएसएमई में जो क्राइटेरिया है, एक तो कैटेगरी आई आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर, केवीआई। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक होता है केवीआईसी, एक होता है केवीआईबी। कोई बता सकता है इन दोनों में क्या फर्क होता है? केवीआईसी, केवीआईबी, एक सेंटर की होती है और एक स्टेट की होती है, ठीक है। ऑल लोन्स यूनिट तो केवीआई सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफाइड अंडर द सब टारगेट ऑफ 7.5%। अब इधर सुनिएगा, हमने बताया था कि जो एमएसएमई का टारगेट है, एमएसएमई में 7.5% किसको करना है? माइक्रो एंटरप्राइजेस को करना है। 7.5% किसको करना है? माइक्रो में करना है। तो उसके लिए बोला केवीआईसी के जो लोन्स होंगे उनको जो है किसमें माना जाएगा? इस 7.5 के क्राइटेरिया में लिया जाएगा। अदर एमएसएमई की बात करते हैं, लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप, तो ये एग्रीकल्चर में भी था, यहां पर भी है, ठीक है। सेकंड है लोन टू एंटिटीज इन्वॉल्व इन द असाइनिंग डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट एंड मार्केटिंग आउटपुट ऑफ आर्टिजन्स विलेज एंड कॉटेज। तो कह रहा है कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी यूनिट है जो आर्टिजन को सप्लाई कर रही है या विलेज को सप्लाई कर रही है, विलेज की कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही है, उनको भी आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लेंगे, ठीक है। लोन टू कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर, आर्टिजन, और ये सब अगर कोई कोऑपरेटिव को दिया गया जो इनको लोन दे रही है तो वो भी क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर में आपके आएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आंसर करना है कि पीएम
JDY जो स्कीम थी उसमें ओवरड्राफ्ट जो होता है वो ओवरड्राफ्ट को भी आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की लैंडिंग में ले करके कवर कर सकते हैं। तो वो कितने तक का ओवरड्राफ्ट है, ये आंसर करना है आपको। 10,000 सर 10,000 10,000 10,000 10, 12, 5 to 15 10 5,000 5,000 10,000 5 to 10 चलो 10,000 फाइव बस पहले silent था हो सर, जाओ। अभी 10,000। हाँ ठीक है ठीक है। अब जो है कभी पहले 5 था अब 10 हो गया, क्योंकि उसमें ओवरड्राफ्ट जो बढ़ा के कितना कर दिया गया, अब 10,000 कर दिया। तो वो PMJDY का कोई भी अगर वो होगा ओडी तो वो भी जो है इसमें लिया जाएगा। बाकी ये जितनी भी स्कीम होती है, जनरल क्रेडिट कार्ड है, लघु उद्यमी कार्ड है, स्वरोजगार, ये सारे भी जो है आपके प्रायोरिटी सेक्टर के उसमें आएंगे, SME उसमें। ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विद सिडबी, ये कोई ये वाला पॉइंट जैसे नाबार्ड का पॉइंट था ना, नाबार्ड वाले किस में कर रहे थे डिपॉजिट, RIDF में। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। हाँ, और सिडबी और मुद्रा वाले जो भी वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी क्या है, आपके प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल को कवर करता है। यानी जितना आपने प्रायोरिटी सेक्टर पहले से किया है प्लस ये वाला अमाउंट भी ऐड करके हम लोग उसका मानेंगे कि इसने टारगेट पूरा कर लिया। तो इसीलिए तो उसको फैसिलिटी दी हुई है ना कि आप नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट क्रेडिट की अगर बात करें तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट का काम सबसे ज्यादा कौन करेगा, फॉरेन बैंक वाला। तो उनके लिए क्या है, 32% का एक ये दिया हुआ है। किनके लिए, फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। RRB और LAB को बिल्कुल हटा दिया है। डोमेस्टिक बैंक को देखो, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% सब्जेक्ट टू द सैंक्शन लिमिट अप टू, कौन सा है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि हर बार जो है 2% का आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट करना है, और उसमें वो लोन जो 40 करोड़ पर बोरोवर तक ही हैं, उससे बड़े लोनों को आपको नहीं लेना है इसमें। और यहाँ पर है फॉरेन बैंक जो 20 एंड अबव ब्रांचेस वाले हैं उनके लिए क्या है, इंक्रीमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट वो 2% पर एनम इनको बढ़ाना है, क्योंकि पहले इनका कितना था, 32 था ना। तो इसमें जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए है, एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर एग्रीकल्चर MSME सेक्टर आर अलाउड टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी एग्रीकल्चर या MSME। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर SME विल बी अलाउड क्लासिफाइड। तो अब देखो 3 कैटेगरी आ गई। एक्सपोर्ट जो है वो या तो करेगा कौन सी इंडस्ट्री का, एग्री का, या किसका करेगा, MSME का, या किसका करेगा, अदर का। 3 कैटेगरी है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में 3 कैटेगरी है। अगर वो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर करेगा तो एग्रीकल्चर का टारगेट पूरा होगा, अगर वो एक्सपोर्ट MSME करेगा तो MSME का टारगेट, और एक्सपोर्ट अदर करेगा तो वो कैटेगरी यहाँ पर नीचे दी हुई है। ठीक। सर LAB क्या होता है सर? लोकल एरिया बैंक। जैसे आपके इलाके में कुछ ऐसे बैंक होंगे प्राइवेट टाइप के, लेकिन फेमस बैंक होंगे। जैसे इधर बात करें तो हम ये आपका नैनीताल बैंक है, इसको LAB बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली एक सर्टेन एरिया में काम करता है, लेकिन अच्छा बैंक होता है। ठीक है। एजुकेशन लोन के बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इसमें आपको रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ लोगों ने अगर पुराना याद किया तो आप सही कर लीजिए। एजुकेशन लोन पहले अलग अलग था, अब सिंपल कर दिया उसने। कितना, नॉट एक्ससीडिंग 20 लाख, यानी अप टू 20 बोलेंगे आप इसको, अप टू 20 लाख का एजुकेशन लोन इसमें शामिल होगा। और इसमें वोकेशनल कोर्स भी ऐड हो गए हैं, पहले नहीं होते थे। क्लियर है पॉइंट? सर ये 20 लाख जो है अब्रॉड में पढ़ने के लिए या इंडिया में नहीं, पढ़ने के लिए सब कुछ खत्म ऐसा कर है दिया क्या सर? आप सब खत्म कर दिया। और चाहे सिर्फ आप इंडिया में 20 पढ़े लाख चाहे पहले अलग था सबके ये, लिए? सबके लिए, इंडिया हो या यस सर। फॉरेन, कहीं भी आप पढ़ने जाएं 20 लाख तक का लोन आपका इसमें कवर हो सकता है। और इसमें वोकेशनल कोर्स ऐड कर दिए गए, पहले नहीं होते थे। ठीक, क्लियर है? यस सर। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हाउसिंग लोन वाला, इसे समझ लीजिए। पुराना जिसने भी याद किया वो हटा दीजिए, बता दिया। हाउसिंग लोन में क्या है कि लोन अप टू 35 लाख मेट्रोपॉलिटन में,
और अदर सेंटर में कितना है 25 लाख। तो इसको मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। देखो मेट्रो में कि 35% लोन जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 45 लाख है, लोन और कॉस्ट, और अदर सेंटर पे 25% लोन जिसकी कॉस्ट 30 लाख है। ये बात समझ लीजिएगा इसको कि अगर सचिन तेंदुलकर जी हमसे 20 लाख का लोन ले लें, सचिन तेंदुलकर जी 20 लाख का हाउसिंग लोन ले लें और उनके हाउस की कॉस्ट है 20 करोड़ रुपीस, उनके हाउस की कॉस्ट कितनी है 20 करोड़, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। उसका रूल बिल्कुल साफ साफ है कि उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो 35, 45 और 25, 30। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो सर वो कंस्ट्रक्शन कास्ट जो बताया थोड़े हाँ बताते हैं। क्या बोले हैं सर? कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि दो क्राइटेरिया। पहले तो आप देखेंगे उसको लोन कितना दिया, तो लोन के लिए दो क्राइटेरिया कौन कौन से बताए उसने, 35 और 25, स्क्रीन पे देख लीजिए आप। ठीक, अब जिसने 35 का लोन लिया हो सकता है उसका हाउस जो है 80 लाख रुपए का हो, तो आप उससे प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें कंडीशन है कि उसकी कॉस्ट जो है हाउस की बनाने का जो खर्चा है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 45 लाख से ज्यादा का हाउस में कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा रहा है और लोन केवल 35 लाख ले रहा है, तो उससे प्रायोरिटी में नहीं लेंगे। दोनों कंडीशन पूरी करनी चाहिए उसने। ठीक है, अच्छा अब ये एक जो ये इसका रिपेयर वाला था ये भी चेंज हो गया है। पहले से आप ध्यान रखिएगा, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है 10 लाख रुपीस तो जो है ये रिपेयर आपका मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे है। ठीक है, और 6 लाख कहां पे, अदर सेंटर में। काहे के लिए, फॉर रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट कंफर्मिंग टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड यूनिट। यानी कि जो अगर अब ऐसा भी हो सकता है कि संचित तेलुकर जी 2 करोड़ का हाउस में रिपेयरिंग कराने आ जाए, तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर में लोगे आपसे? नहीं लोगे, क्योंकि वो कंडीशन वही है कि उसके हाउस की कॉस्ट 45 या अदर सेंटर में कितनी होनी चाहिए 30 लाख। क्लियर है? लेकिन सर इसमें तो नहीं मेंशन कर रखा है ये 45 होना चाहिए या 30 लाख होना चाहिए। हाँ ये लिखा तो है, ये लिखा हुआ है एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा ओवरऑल कॉस्ट। ऊपर पढ़ा था ना 12.1 वाला पॉइंट हमने। ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और कोई भी ऐसा लोन जो आप दे रहे हैं जिसमें कारपेट एरिया कितना हो 60 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर तक का कोई भी हाउस बना लें तो उसको आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में लेंगे। बैंक लोन टू द एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट फॉर स्लम क्लियरेंस। स्लम एरिया का आजकल चल रहा है ना, रिहेबिलिटेशन का चल रहा है जो, तो स्लम एरिया वालों में 60 स्क्वायर मीटर से कम तक का कोई भी हाउस बनेगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। ऐसे ही बैंक लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट यूजिंग एटलीस्ट, ये क्या है, 50% ऑफ FAR FSI फॉर ड्वेलिंग यूनिट कारपेट अंडर नॉट मोर देन। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो FAR है फ्लोर एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। इसका मैं थोड़ा फंक्शन बताता हूँ। जैसे सपोज कि इतनी लैंड ली आपने, जो बड़े शहरों में रहते हैं वो जानते होंगे, इतनी लैंड में आपने कंस्ट्रक्शन कितना कराया, आपने कंस्ट्रक्शन कराया ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कराया मान लिया ऐसे करके, तो ये जो एरिया है ये 50% कवरेज होनी चाहिए उसकी। ये बोला ना यूजिंग एटलीस्ट 50% FAR। आधा जो एरिया है उसका एरिया जो आधा है उतने में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब FAR एक तरह से और बढ़ता है, आपने यहाँ छोटा बना लेकिन आपने डबल फ्लोर बना दिए तो दोनों का ऐड हो जाएगा फिर। तो वो एरिया
आपकी पूरी लैंड वर्सेस कंस्ट्रक्शन एरिया का जो एस्पेक्ट रेशियो है कम से कम 50% होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आपने लोन दे दिया जिसने सारे लोन जो है अप टू 20 लाख तक बांटे, तो उसको भी आप प्रायोरिटी सेक्टर में ले लेंगे। ठीक, इतने पॉइंटों को हम जरा पीपीटी में लिखते हैं। पहले पॉइंट हमारा है इस बार हाउसिंग लोन का। पॉइंट क्या है हमारा, हाउसिंग लोन का। हाउसिंग लोन में पहली बात तो है मेट्रो और नॉन मेट्रो। आप लोग साथ साथ बोलेंगे तो ठीक रहेगा। और इधर है 30, इधर है 25। यहाँ पे कितना है बताइए? 35। 35, बिल्कुल ठीक बोला। कंस्ट्रक्शन के साथ रिपेयर, रिपेयर में यहाँ पर है 10 लाख, यहाँ पर है 6 लाख। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वही है क्राइटेरिया। ठीक है, और 60 स्क्वायर मीटर तक का कोई स्लम एरिया में हाउस होता है, कोई भी बड़ी एजेंसी वहां पर इनके लिए काम करती है, वो सब प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। और एफएआर जो है एटलीस्ट है, कम से कम उसने 50% एरिया कंस्ट्रक्शन में यूज किया हो। ठीक है, ऐसे ही है कोई आपने नेशनल हाउसिंग बोर्ड को लोन दिया हुआ है जिसमें ईच लोन नॉट मोर देन, बोलिए कितने लाख? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख तक। ठीक है, इस तरह से रहेगा ये। चलो और देखते हैं कोई पॉइंट हमसे छूट ना गया हो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई, तो सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाएगा तो सर इसमें क्या कुछ पॉइंट है देखना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पॉइंट तो है कि कोई भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अप टू 5 करोड़ तक का होगा, जो कौन सा 5 करोड़ पर बोरोवर होगा, जहां पे स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसमें 5 करोड़ तक के लोन को आप प्रायोरिटी सेक्टर में लेंगे। एंड लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 10 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग आयुष्मान। अब ये हेल्थ केयर वाला आपको पता है कि गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत का चल रहा है, तो अगर वो कोई हेल्थ केयर यूनिट बनाता है कहाँ पे, टीयर 2 और टीयर 4। ये टीयर 1 होती है सुपर मेट्रो, टीयर 1 जो है वो आपकी मेट्रो मान लो एक बार को। ठीक है, और बाकी टीयर 2 से लेके टीयर 6 तक अदर सेंटर। तो अदर सेंटर में अगर आयुष्मान भारत का कोई वो फैसिलिटी करता है तो उसको 10 करोड़ तक का लोन, अदरवाइज जो है और लोनों में 5 करोड़ है। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना है, 30 करोड़ है। ये एक नया जो है रिन्यूएबल एनर्जी का, पहले नहीं हुआ करता था, तो इसमें कितना करें, 30 करोड़ तक का लोन जो होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। बैंक लोन अप टू 30 करोड़ बोरोवर काय के लिए, सोलर बेस्ड पावर जनरेटर, बायोमास बेस्ड विंड मिल, माइक्रो हाइडल प्लांट्स हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड है कुछ इस तरह का। तो इन सब चीजों के लिए यह है। और फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग अपने घरों के ऊपर भी सोलर लगाते हैं, तो 10 लाख तक का कोई प्लांट लगा रहा अपने घर के ऊपर तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, और ये जो है वो हाउसिंग लोन से वो अलग रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर एक चलो। बात पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ सर, जो जैसे मेट्रो में, जैसे बोल रहा हूँ सर कि मेट्रो में 35 लाख हाउसिंग लोन है और 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए विथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो कोई अगर प्लेन सरफेस पर नया बिल्डिंग बनाना चाह रहा है तो वो लोन लेगा तो उसका 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही है ना सर?
ओवरऑल ना, लोन तो 35 45 से ज्यादा नहीं लेगा। मेट्रो सिटी के लिए। हाँ, लोन तो 35 से ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन अच्छा कुल मिला के ऐसा होता है ना, पूरा बैंक तो लोन देता नहीं है। बैंक क्या करता है, 35 का लोन देगा तो बनाने में 35 से ज्यादा पैसा लगेगा ना, लेकिन अगर वो 50 लाख लगा देगा बनाने में तो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मैक्सिमम 35 तक लोन ले सकता है सर, लेकिन उसका बिल्डिंग का कॉस्ट 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यही ना बताना प्रोजेक्ट चाह रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट, जैसे आप लोग, Yes, sir. आपके स्टाफ हाउसिंग लोन स्कीम है ना, तो स्टाफ हाउसिंग लोन में जो है क्लरिकल के लिए कितने लाख तक का लोन मिल जाता है? 40 lakhs। तो क्या वो 50 प्रायोरिटी में लाख। आएगा? 60 lakhs। 50 नहीं नहीं, अब लड़ाई मत करो, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो प्रायोरिटी सकता है। में। हाँ, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जो इन्होंने आंसर दिया वो प्रायोरिटी में नहीं आएगा। Yes, sir. और सर जो जमीन लेके उसमें वो करेगा, बनाएगा हाउस था, उसको भी वो फिर जमीन की उसमें- कॉस्ट भी शामिल होगी उसमें। तो अंडर 35 होना चाहिए उसका टोटल। हाँ, जो लोन है वो अंडर 35 होना चाहिए, और जमीन के साथ जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है। That means land cost will be included in that. इन 45 प्रोजेक्ट lakhs. कॉस्ट, यस, So लैंड then it कॉस्ट would be ऑल्सो विल बी। difficult to achieve the target. Pardon, please repeat. Then it would be difficult in metros to achieve, give it under priority sector lending. Actually, priority sector lending is especially for those who are lagging behind from the general stream of the population. Slum areas, small houses, houses up to 60 square meter yard, 60 square meter, right? भाई इसमें हम एक सर पॉइंट एक जब, डाउट है हाँ, सर, बोलो बोलो, एक डाउट है सर, एक सर बोलिए। इसका जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए क्या, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं क्या नहीं, सर नो नो इनकम में? नो, ना ना ना, आप भी अगर कोई हाउस ले ना, आप भी कोई हाउस ले जिसका कॉस्ट जो है 45 से कम हो और लोन 35 से कम हो, 35 तक हो, तो भी वो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। चलो अच्छा, एक पॉइंट जरा रिविजिट कर रहे हैं, एक पॉइंट जरा सुनिए, एक पॉइंट रिविजिट करना है जरा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट इन द मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अदर सेंटर नॉट एक्सीड इतना। तो इस अगर सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट, अब कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट का मतलब होता है क्या, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना यूज करके उसने क्या यूज किया हुआ है, कॉस्ट यूज किया हुआ है, ठीक। और जब लोन की बात कर रहा है तो लोन की बात में वो कह रहा है परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई कई आदमी बनाए लेते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जब कॉस्ट की बात कर रहा है तो कॉस्ट में लैंड भी आती है और उसका कंस्ट्रक्शन का भी आ जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया हमारा। हाँ, ये मैं पॉइंट करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, वैसे कई सारे क्वेश्चंस में आता है वाला पॉइंट कि जो HG है या JLG हैं वो किस में आते हैं, लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर, किसमें, SHG JLG में, प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल बोरोवर हाउस होल्ड एनुअल इनकम इतनी है 1 लाख फॉर नॉन रूरल एरिया, नॉन रूरल एरिया इट डज नॉट एक्सीड इतना। तो एक तो है यहाँ पे रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में तो 1 लाख है, कोई रूरल में 1 लाख इनकम, 1 लाख क्या है उसकी इनकम है, एनुअल इनकम है, हाँ ठीक है। और अदर सेंटर में कितनी है, 1.6 लाख तक की इनकम है। तो ऐसे बोरोवर अगर उन्होंने 1 लाख तक का लोन लिया हुआ है और SHG या JLG के मेंबर हैं तो वो लोग भी इसमें आएंगे, ठीक है। एंड लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द बैंक SHG
फॉर एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन फॉर मीटिंग सोशल। देखिएगा ध्यान से, इसने दो कैटेगरी कर दी यहाँ पे। क्या कैटेगरी कर दी है कि अगर वो एग्रीकल्चर और एसएमई के एक्सेप्ट अदर देन एग्रीकल्चर और एसएमई क्लिक कर रहा है तो उसके लिए लिमिट कितनी कर दी है, बोलिए? 2 लाख नहीं, वो तो ये वाले, ये पूरा पैराग्राफ तो 1 लाख तक हो गया। एंड लोन up to loan not exceeding 2 lakh provided directly by the bank to SHG JLG for activity other than agriculture MSME, loans for meeting social needs, construction or repair of house, construction of toilet, viable common activity, ये सब अगर वो अदर एक्टिविटी वाला लोन है तो उसके लिए 2 लाख है। और अगर एमएसएमई और एमएसएमई एंड कौन सी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लोन ले रहा है तो उसके लिए कितना है, 1 लाख। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा इसमें जो है इन्होंने पर्सनल सेगमेंट को क्यों नहीं लिया? सेगमेंट बताए थे ना, पर्सनल सेगमेंट, एग्रीकल्चर सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट बताए थे ना। पर्सनल सेगमेंट को ऊपर ले लिया सर, हाउसिंग लोन और वो सब एजुकेशन लोन ऑलरेडी कवर्ड, वो भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा हुआ है ना एसएचजी और जेएलजी, ये कभी पर्सनल सेगमेंट में नहीं आता, नहीं होते, एसएचजी भी नहीं होता और जेएलजी भी नहीं होता है पर्सनल सेगमेंट में, बिल्कुल ठीक है। वो या तो कोई बिजनेस करने के लिए लेते हैं या वैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन जो बोला हुआ है कि इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी जो साहूकार लोग लोन देते थे वो लोन देने के बाद इतना लोन कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको अगर 1 लाख तक का लोन दिया गया है तो वो भी जो है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, ठीक है। स्टार्टअप तो 50 करोड़ बार बार आ गया, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है वीकर सेक्शन की। कई बार आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हो कि वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है। इसको समझना, बहुत ब्रॉड इसकी डेफिनेशन है। वीकर सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले कौन आ गया, स्मॉल एंड मार्जिनल। कोई भी आप स्मॉल मार्जिनल को लोन कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है। कोई भी आर्टिजन को लोन कर रहे हैं अप टू 1 लाख तक, वो इसमें आ रहा है। कोई भी NRLM की या NULM की कोई भी बेनिफिशियरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स की है, कोई SC ST कोई है, कोई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल है, डिस्ट्रेस फार्मर टू 1 लाख पर एम्प्लॉय टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर है। और क्या है, इंस्टीट्यूशनल वुमेन बेनिफिशियरी है जो अप टू इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 1 लाख पर बोरोवर है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को तो ये मैंने भी जब ये क्लास शुरू किया था बताया था कि वीकर सेक्शन बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब बहुत सारे लोग वीकर सेक्शन में आते हैं। और इसके लिए अभी प्रेजेंट टारगेट क्या है जरा बताएंगे आप लोग? 12% सर, 10%, 7.5 और 15% RRB का 10 है और RRB में 15 है, ठीक है। लेकिन ये 10 जो है ये अगले साल से बढ़ जाएगा। 10 है, फिर 11 होगा, फिर 11.5 होगा और फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा ये 11 कब होगा? 2022 में। अभी जो है 10 है, ठीक है। एग्रीकल्चर और वो दोनों अभी टारगेट सेम है, बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर से। चलिए आगे इसमें मिसलीनियस चीजें हैं। एक पॉइंट ये वैसे पहले भी आ गया था वाला पॉइंट कि अगर बैंक कोई NBFC को लोन दे रहा है और वो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर पर्पज से लोन दे रही है 10 लाख पर बोरोवर और MSME पर्पज से दे रही है 20 लाख पर बोरोवर, तो वो लोन्स भी जो है हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करी थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बताइए कितने तक दे सकती है वो? 20 लाख तक। 20 लाख। ये है ना, ये देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे।
क्योंकि बैंक जो फाइनेंसिंग कर रहा है ना बड़ी बड़ी एनबीएफसी को, तो उनका लोन बैंक ने क्या किया, एनबीएफसी को दिया, एनबीएफसी ने क्या किया, बहुत सारे बोरोवर्स को दे दिया, पर कंडीशन क्या है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 20 लाख रुपीस। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर का बहुत ब्रॉड लेवल पे हमने करा है, सर्कुलर को कोट किया है। अब आप कहीं से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन में, तो वहां कोई गलती आती तो उसको हमें बताइएगा और आप भी खुद चेक करिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात? एक डाउट है सर। सर ये जो अभी पढ़ा रहे हैं सर आपने, ये सब रिटेल में भी कवर होता है ना सर? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ पेपर में कि ये सब रिटेल का मतलब है रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग में एडवांस भी होता है, डिपॉजिट भी होता है, रेमिटेंसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी होता है, मार्केटिंग भी होता है। आपको पता है रिटेल बैंकिंग में एक टॉपिक मार्क सर, बिल्कुल। सेक्टर। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउसिंग लोन का आ सकता है क्वेश्चन, प्रायोरिटी एजुकेशन का आ सकता है। ओके सर। और प्रायोरिटी सेक्टर तो आपके फर्स्ट पेपर में है भी ना, टॉपिक में भी है ना आपके एबीएम में। सर ये पूरे सर्कुलर में माइक्रो फाइनेंस का कहीं आया नहीं सर, जो 50,000 के आसपास था पहले। माइक्रो फाइनेंस का उसमें केवल एक आया था, जो बैंक एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लैंडिंग करता है ना। हाँ, और वो माइक्रो फाइनेंस, अगर मैं दिखाता हूं उसको पॉइंट को, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाले भी तो जिन लोगों को लैंडिंग करते हैं वो ये है, देखो ये पॉइंट देखिए जरा, बैंक लोन्स टू एमएफआई लिखा हुआ है। क्या Banks credit extended to registered NBFC, MFI, other than MFI Society Trust, which are member of RBI recognized SRO. SRO का एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या होगा, स्पेशल कुछ ऑपरेशन कुछ करके होगा। फॉर सेक्टर फॉर ऑन लैंडिंग टू इंडिविजुअल्स। अब MFI किसको दे रहा है? इंडिविजुअल्स का। MFI को लोन दिया, MFI इंडिविजुअल्स को दे रहा है। एंड ऑल्सो टू द मेंबर ऑफ SSG will be eligible for categorization under priority sector advance under respective category। तो अगर वो उसने एग्रीकल्चर वाली MFI है तो एग्रीकल्चर का पूरा हो जाएगा, अगर वो MFI MSME वाली है तो MFI का पूरा हो जाएगा। ठीक है, और वो 50,000 का मेरे को अब नहीं मैंने नहीं देखा इस नए वाले में कहीं पर ना। हाँ जी। ठीक है, एक मुझे मेरा डाउट था सर, इसमें MSME एक्ट का कौन सा चैप्टर है? हाँ, MSME क्या? MSME एक्ट का जो नए चेंजेस है सर, वो कहाँ कवर होगा या नहीं, वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन वो कवर होगा। अच्छा, MSME का जो है 1 जुलाई 2020 से नया डेफिनेशन है, वही चलेगा। एक दिन लेंगे हम उसको भी। अच्छा, MSME को लेंगे, थोड़ा मुद्रा के बारे में बात करेंगे ना। ठीक है जी सर। तो आज की क्लास छोड़ रहे हैं यहीं पे।